दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सभी विशेषताएं केवल एक ही वीडियो में, वो भी 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी और आपको हमेशा के लिए याद करा दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरी बातों को ध्यान से जरूर सुनना, तभी आपको ये विशेषताएं याद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरा मटेरियल लिख दिया है कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो ये अपना प्यारा राजस्थान है, जिसमें ये ग्रीन कलर से जिसके अंदर का भाग है वो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ये अपना राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने 1994 में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, उसमें राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी बातें अपन ने पहले की क्लासों में कर ली हैं, तो आज अपन इसकी विशेषताएं देखने वाले हैं। वैसे कल अपन ने छोटी मोटी विशेषताएं देखी थी, उनको भी आज एक बार और रिवीजन कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन ने कल देखा था कि अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो ये मैंने रेड ब्रैकेट में बनाया है, ये कल अपन ने देख लिया, और इधर का जो भी है ये भी अपन ने कल देख लिया। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। तो अरावली का शाब्दिक अर्थ, अरावली का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला। क्या क्या अर्थ होता है? पर्वतों की श्रृंखला। पर्वतों की श्रृंखला, अपने यहाँ से पर्वत की श्रृंखला है, अपने गुजरात से लेकर दिल्ली तक, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की श्रृंखला। विष्णु पुराण में इसे सुमेरु, मेरु या परिपत्र कहा गया है। सुमेरु पर्वत या मेरुपत्र, मेरु पर्वत या परिपत्र नाम से पुकारा गया है। किसमें? विष्णु पुराण में। ठीक है। उसके बाद ये किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जब मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति बताऊंगा, यानी कि महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति बताऊंगा, तो उस टाइम गोंडवाना लैंड क्या होगा उसकी बात अपन अलग से करेंगे एक अलग वीडियो में। तो अभी तो याद रख लो गोंडवाना लैंड का अवशेष। वैसे कैसे याद रखना है कि ये 33 सागर का अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये 33 सागर का अवशेष है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ऐसे याद रखिए, यानी कि क्रम के अनुसार 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना। 4 भौतिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। 4 भौतिक प्रदेश हैं। 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना। ठीक है, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना। ठीक है। उसके बाद ये प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था कि जब पृथ्वी के अंदर क्या होती है, भूमि के अंदर प्लेटें होती है। क्या होती हैं? प्लेटें होती हैं। वो कैसी गति करती हैं? अभिसारी और अपसारी। जब प्लेटें अपसारी गति करती हैं तो क्रेटर झील का निर्माण होता है, एक खड्डे का निर्माण होगा। जब दूर दूर प्लेटें जाएंगी तो खड्डे का निर्माण होगा, जिससे क्रेटर झील बनती है। नक्की झील क्रेटर झील का उदाहरण हो जाएगा, वो भी अपनी अरावली पर्वतमाला में ही है। ठीक है। उसके बाद जब पास पास आएंगी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, चढ़ती जाएंगी, उससे क्या होगा? पर्वत पहाड़ों का निर्माण होगा। तो उसी से अपने प्राचीनतम मतलब कि वलित पर्वतमाला हो जाएगी, उसी से अपने अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। जब पृथ्वी की प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती गई अभिसारी गति करती हुई, तो अपने अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगी उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वत के समकक्ष हो जाएगी। यानी कि जब अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ था, उसी टाइम अपने अरावली पर्वतमाला का भी निर्माण हो रहा था। ठीक है। अपलेशियन कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। और जो अपना अरावली का गर्भगृह या पिता किसको कहा जाता है? अरब सागर को। भाई अपने दक्षिण में यहाँ पर अरब सागर है। मैप पे मेरे बोर्ड में मेरे पास जगह नहीं है, तो अपने ये राजस्थान है, यहाँ पर अपना गुजरात है, गुजरात के बाद अपना अरब सागर आ जाता है। ठीक है। वो अरब सागर में जैसे मान लो ये अरब सागर है, अरब सागर यहाँ से यूँ मानो ऐसे पहाड़ उठ रहा है, जैसे मेरा हाथ ये ज़मीन है, तो यहाँ से पहाड़ उठ रहा है और इस पहाड़ में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यानी कि ज़मीन पानी में डूबी हुई है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन इसके नीचे भी बहुत सारी जगह होगी, चट्टानें होगी इसके अंदर भी। तो वो चट्टानें धीरे धीरे बहुत अंदर तक हैं। तो वो अंदर तक कहाँ तक है? अरब सागर तक हैं। तो इसलिए इसको अरब सागर इसका गर्भगृह या पिता कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद इसकी आकृति तंदूरा व कान के समान हो जाएगी। तंदूरा व कान के समान, तंदूरा होता है ना, वो एक मुट्ठी की एक गोल सा यहाँ पर लगा होता है और एक लंबा सा वीणा के समान होता है। ठीक है। तंदूरा आप गूगल पे सर्च करना अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसमें आपको अच्छे से फ़ोटो मिलेगी। वैसे मेरे पास मैंने ठीक से नहीं बनाया, लेकिन ठीक ठीक लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक ठीक लग रहा है। तो मैप पे आप देख लेना, गूगल पे सर्च करके अरावली पर्वतीय प्रदेश, वहाँ आपको इसकी आकृति मिल जाएगी, कान के समान और तंदूरा के समान। ठीक है।
सेम टू सेम तो नहीं, मतलब लगभग वैसी मिलेगी, सेम टू सेम थोड़ी मिलती है यार। तो ठीक है, उसके बाद इसका जो उत्तरी भाग है, ये इसका उत्तरी भाग हो जाएगा, ये इसका दक्षिणी भाग हो जाएगा और ये इसका मध्य भाग हो जाएगा। इसका जब अपन वर्गीकरण करेंगे तब इसको देखेंगे। तो इसका उत्तरी जो भाग है वो भेड़ के पीठ जैसा है। भेड़ देखी होगी आपने, बकरी, भेड़, बकरी, वही भेड़, ठीक है। उसकी पीठ क्या होती है, कमर, उसके कमर के समान है उत्तरी भाग। और जो इसका दक्षिणी भाग है वो पंखाकार है। पंख यानी क्या होते हैं, पंख, वही पंख, पापा की परियों के पंख, ठीक है, उसके समान है दक्षिणी भाग। और इसका विस्तार 3 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। कौन कौन सा हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और अपना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। यहाँ तक 692 किलोमीटर लंबी है। पालनपुर गुजरात से लेकर अपने कहाँ तक है, रायसीना दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है। 80% अपने राजस्थान में ही है, यानी कि 550 किलोमीटर अपने राजस्थान में है। खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी अपनी अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर हो जाएगी और सबसे कम कहाँ पर हो जाएगी, तो सर्वाधिक सिरोही में हो जाएगी भाई। यहाँ पर अपने गुरु शिखर भी हैं, शेर भी हैं, जरगा, अचलगढ़, मतलब कि यहाँ पर दक्षिणी भाग में है। तो ये सिरोही में इसकी सर्वाधिक ऊंचाई हो जाएगी क्योंकि गुरु शिखर यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम हो जाएगी जयपुर में। जयपुर में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ज़्यादा ऊंची ऊंची नहीं है। और इसका विस्तार, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिला। उदयपुर जिला अपना यहाँ पर है ना, ऑस्ट्रेलिया के आकार का, तो उसका विस्तार ज़्यादा है। इन सभी जिलों में उसका विस्तार थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। और न्यूनतम विस्तार कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर में हो जाएगा। अजमेर में थोड़ा सा ही विस्तार है, मध्य अरावली का भाग ओनली अजमेर में आता है। तो सबसे कम विस्तार अजमेर में हो जाएगा, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में हो जाएगा, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में हो जाएगी और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में हो जाएगी, ठीक है। ये सब बात अपन ने कल कर ली थी। आज अगली नई बातों को याद करते हैं। तो कल अपन ने क्षेत्रफल भी देखा था। वैसे क्षेत्रफल इसका 9.3% है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है। कितना भाग निवास करता है, 10%। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 3rd हो जाएगा। और जनसंख्या नहीं, जनघनत्व की दृष्टि से भी इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 3rd। जनघनत्व किसको बोलेंगे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा उसमें कितने लोग रहते हैं, तो उसकी दृष्टि से यहाँ पर 3rd स्थान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ का होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, फिर हाड़ौती के पठार का, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश का, और सबसे कम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, ठीक है। क्रम याद रखना है आपको, वो मैं लास्ट में लिखा दूंगा जब अपने भौतिक प्रदेश खत्म होने के कगार पे आएंगे तब, ठीक है। तो ये कल अपन ने बातें कर ली थी, तो आज नई बातें करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। जैसे अपन ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, उसी तरह अपने भारत को भी 5-6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसकी बात अपन इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो उसमें से एक भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आपने देखा होगा जैसे अपना पूरा का पूरा भारत है तो उसके बीचों बीच प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हो जाएगा। जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। अभी तो बस इतना याद रखो कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। कौन, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद महान भारतीय जल विभाजक का रेखा का कार्य करती हैं। ये जो अपनी अरावली पर्वतमाला है ये महान भारतीय जल विभाजक रेखा का कार्य करती हैं। कैसे करती हैं कि भाई इधर अपना कौन सा राजस्थान हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान, इधर अपना पश्चिमी राजस्थान। और जो अपनी अरब सागर की जो शाखा आती है, मानसून की अरब सागरीय शाखा आती है, तो उसमें क्या होता है, इसके समानांतर गुजर जाती हैं, इसलिए इसके आसपास वर्षा नहीं होती। और जो अपनी बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है वो हाड़ौती के पठार से प्रवेश करती है, तो इधर तो ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, यानी कि 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा इधर हो जाएगी। और इधर वो शाखा नहीं पहुंच पाएगी, उसके बादल नहीं पहुंच पाएंगे, पहाड़ियाँ आ जाएंगी, पहाड़ियों से टकराकर यहीं पर वर्षा कर देंगे, तो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत ही कम बादल वहाँ पर जा पाएंगे जो ऊंचाई पर होंगे। तो 50 सेंटीमीटर से कम इधर वर्षा हो जाएगी और इधर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो गई, इसलिए ये किसकी तरह कार्य करता है, महान जल विभाजक की तरह। किसकी तरह, महान जल विभाजक की तरह। भारतीय जल विभाजक रेखा जल का विभाजन कर रही है, यानी कि ये आप तो ये समझो कि जल का बंटवारा कर रही है। इधर 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इधर 50 सेंटीमीटर से कम। जल को क्या कर दिया, इसने बांट दिया, पानी को बांट दिया कि इधर बरसात ज़्यादा होगी, इधर बरसात कम होगी, बस, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई 2800 मीटर थी। कितनी थी, 2800 मीटर। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो वो एक पीक पर जाता है,
स्टार्टिंग में आपने यूट्यूब चैनल पर भी देखा होगा कि भाई किसी के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, एक दिन में हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर आ जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो पीक पर पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनके 40, 50, 60, 70 ऐसे ही सब्सक्राइबर आने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कंडीशन कम हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी ऊंचाई 930 मीटर हो जाएगी। स्टार्टिंग में इसकी औसत ऊंचाई, जब इसका निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी की प्लेटें धीरे 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 एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही थी, उसमें हजारों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। तो धीरे धीरे ये बहुत ऊंचाई तक चली गई और 2800 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। लेकिन वर्तमान में इसकी ऊंचाई 930 मीटर रह गई। भाई पहाड़ हैं, टूटते रहते हैं, भूकंप आ गया, ऐसे अपरदन के कारण टूटती रहती हैं, हवा का झोंका आ गया तो ऊपर से तोड़ ले गया। बहुत बहुत बड़ी बड़ी आंधी तूफान आते हैं अपने राजस्थान में। तो राजस्थान फेमस ही किसके लिए है? आंधी तूफानों के लिए तो फेमस है अपना राजस्थान। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 930 मीटर और इसमें धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं कि अपने जो भारत हैं उसमें 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उनमें से एक हो जाएगी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। धारवाड़ नाम कैसे पड़ा इसका? अपना कर्नाटक है ना, कर्नाटक अपना भारत का दक्षिणी राज्य है, वहाँ पर एक ज़िला है धारवाड़, वहाँ पर सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। इसलिए धारवाड़ जिले में खोज होने के कारण, मतलब धारवाड़ जिले में सबसे पहले मिली थी ये चट्टानें, इसलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रख दिया। बहुत तरह की होती हैं, 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं अपने भारत में। जैसे विंध्य क्रम की चट्टानें हो गई, धारवाड़ क्रम की हो गई, बहुत सारी तरह की होती हैं, उसकी बात अपन अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट, धारवाड़ जो क्रम है उसके भी अलग अलग चट्टानें हैं, ग्रेनाइट हैं, नीस हैं, क्वार्टजाइट हैं, ये इसके भाग हैं, पार्ट हैं। तो इस तरह की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें लोह, अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, चांदी, यानी कि जो भी धात्विक खनिज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्थात खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश अपना कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और सबसे निर्धन भौतिक प्रदेश कौन सा होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर मैदान है, सपासठ मैदान है, तो यहाँ पर कोई भौतिक प्रदेश नहीं पाया जाता है। अपने यहाँ पर तो फिर भी क्या है? पटार हैं, हाड़ौती के पटार में तो पटार हैं, तो वहाँ पर तो फिर भी एल्यूमिनियम निकल जाता है, ऐसे बलुआ पत्थर निकल आता है, उसको भी खनिज ही बोलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर तो निकल आते हैं, यहाँ पर तो सपासठ होने के कारण कुछ भी नहीं निकलता, और यहाँ पर तो ये तो पूरा का पूरा ही भरा हुआ है, पहाड़ हैं, तो पहाड़ों में तो निकलेंगे ही सही भाई, चांदी भी निकलेगा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, तांबा सब निकलेगा यहाँ पर। तो ये अपना खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश हो जाएगा, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हिमालयी पर्वतीय प्रदेश अपना, जैसे मैंने बात की कि अपने जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उनमें से एक तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, उसका तो ये भाग हो जाएगा। जबकि अपना हिमालयी पर्वतीय प्रदेश कहाँ पर है? इधर तिब्बत की साइड है ना, ये नेपाल की साइड, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के ऊपर अपना नेपाल है ना, तो वहाँ से हिमालय पर्वतीय प्रदेश स्टार्ट होता है अपना। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश तो वहाँ पर है, आप इमेजिन करो यहाँ पर अपना हिमालय पर्वतीय प्रदेश होगा। और फिर कह रहा है पश्चिमी घाट कहाँ पर होगा? कि जो अपना इंडिया का दक्षिणी भाग है, ये इंडिया का दक्षिणी भाग मानो, ये इंडिया का दक्षिणी भाग, तो पूर्वी ये हो गया, पश्चिमी ये हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? पश्चिमी घाट। क्या कहलाएगा? पश्चिमी घाट। और यहाँ पर क्या है? अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? ये क्या है? अपना हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। ये अपना हिमालयी पर्वतीय प्रदेश, ये अपना पश्चिमी घाट। इन दोनों के मध्य क्या हो गया? यहाँ पर अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है। क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, आ गया समझ में? ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। और सर्वाधिक वन संपदा एवं वन्य जीव अभ्यारण्य वाला भौतिक प्रदेश हो जाएगा, यानी कि जब पहाड़ होंगे तो जैसे आपने देखा होगा अपने गांव में भी जब डोंगरी होती हैं उसको बीड़ वगैरह बोलते हैं अपन, जहाँ पर अपने जो गाय वगैरह चरने जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, उसको अपन चरागाह बोलते हैं। ठीक है, चरागाह में पेड़ पौधे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उसी तरह अपना यहाँ पर तो पूरा पूरा पहाड़ी पर्वत हैं, तो वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? पेड़ ही पेड़ पाए जाएंगे। तो सर्वाधिक वन संपदा भी यहाँ पर हो जाएगी, वन संपदा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पर होंगे सर्वाधिक। अभ्यारण्य भी, जब अपन अभ्यारण्यों की बात करेंगे
तब देखेंगे कौन कौन से अभ्यारण्य यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता भी यहीं पर होगी। जब वन यहाँ पर हैं तो जीव भी यहाँ पर सर्वाधिक रहेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता भी यहीं पर सर्वाधिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लाल मृदा। अपन ने देखा होगा, आप जब गांव में रहते हैं तो गांव का ये फायदा होता है कि आसपास की चीज़ों से अपन रिलेट कर सकते हैं। कि आपने जब डूंगरी वगैरह देखी होगी तो वहाँ पर नीचे देखा होगा आपने कि लाल ज़मीन पाई जाती है। कैसी? रेड मिट्टी पाई जाती है, लाल ज़मीन होती है वहाँ की। तो वही बात है कि यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और पर्वत में होने के कारण पर्वतीय मृदा कहा जाता है। और इंसेप्टिसोल मृदा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम इंसेप्टिसोल। ठीक है, इंसेप्टिसोल इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। आपने मक्का देखी होगी, एक तो सफ़ेद मक्का होती है और एक लाल मक्का होती है। ठीक है, सफ़ेद और लाल। तो मक्का कैसी होती है? लाल। कौन सी ज़मीन में होगी? लाल मिट्टी में लाल मक्का। ठीक है, लाल मिट्टी में लाल मक्का, यानी कि मक्का कहाँ पर होगी? लाल मिट्टी में होगी। ऐसे याद रखो। तो ठीक है, और फिर तीनों अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल यहीं से होता है। तीनों अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल यहीं से होता है। आपने देखा होगा लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? नागपाड़ अजमेर से हुआ आपने। ठीक है, बनास नदी अपने यहीं राजसमंद से निकलती है, इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा की हो गई। ये अपनी इसकी हो गई, किसकी? अरब सागरीय शाखा की। और अपनी जो यहाँ पर खंडेला सीकर से कौन सी नदी निकलती है? राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी, 100 किलोमीटर लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? अपनी हो जाएगी कांतली नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कांतली नदी। खंडेला सीकर से निकलती है ना, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, थोड़ा सा चूरू तक जाती हैं। उसकी बातें अपन ने नदियों में कर ली। तो अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अपने अरावली पर्वतमाला से होगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं। तो पहाड़ों में क्या होती हैं? बर्फ जमी रहती है, तो वहाँ पर बर्फ पिघलती रहती है, तो धीरे धीरे नदियों का रूप ले लेता है वो। तो अरावली पर्वतमाला से ही नदियों का उद्गम होता है, ज़्यादातर नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, फिर आदिवासियों की आश्रय स्थली हो जाएगी। अपना जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसको आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की आश्रय स्थली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, जैसे मीणा हो गई, गरासिया हो गई, थतोड़ी हो गई, डामोर हो गई। इन सब की बात अपन राजस्थान की जनजातियों में करेंगे। ठीक है, तो गरासिया जैसे अपने यहाँ पर हो गई, मीणा वगैरह जयपुर वगैरह के आसपास हो गई। ऐसे कतौड़ी वगैरह भी यहीं पर हैं, और उदयपुर में है कतौड़ी वगैरह, तो डामोर भी इसके आसपास ही हैं। तो इन सब की बात अपन किस में करेंगे? राजस्थान की जनजातियों में करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। ये अभी तो मैंने समझाया है, अब इनको याद करेंगे। ठीक है, अब याद करने का टाइम आ गया है। तो कैसे याद करना है? ये अपन ने कल याद कर लिया था कि अर्थ पर्वतों की श्रृंखला है, और इसको विष्णु पुराण में सुमेरु मेरु पर्वत परिपत्र कहा गया है। ठीक है, उसके पश्चात अपन ने देखा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके पश्चात प्राचीनतम वलित पर्वतमाला हो जाएगी, अपलेशन पर्वत के समकक्ष हो जाएगी। उसके बाद गर्भगृह या पिता अरब सागर हो जाएगा, आकृति तंदुरा या कान के समान हो जाएगी, उत्तरी भाग बेड़पुट नुमा, दक्षिणी भाग किसके समान हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना पंखाकार हो जाएगा। ठीक है, 3 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में हो जाएगा 692 किलोमीटर लंबी। पालनपुर से अपने रायसीना दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी। और राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्मखेड़ा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में हो जाएगी, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में हो जाएगी, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में हो जाएगा, न्यूनतम विस्तार अपने अजमेर में हो जाएगा। ये कल की बातें, आज की बातें याद करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश, अपना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश इसका भाग है। ठीक है, उसके पश्चात महान भारतीय जलविभाजक रेखा का कार्य करती है, 50 सेंटीमीटर से इधर ज़्यादा इधर कम। ठीक है, उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई 2800 मीटर थी, वर्तमान में 930 मीटर रह गई है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट, नीस और कौन सी? क्वार्टजाइट। ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट पाई जाती हैं, जिसमें धात्विक अयस्क जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन सभी धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, हिमालयी पर्वतीय प्रदेश और अपना जो पश्चिमी घाट है इसके मध्य का भाग हो जाएगा। सर्वाधिक वन संपदा और क्या हो जाएंगे? वन संपदा और जैव विविधता यहीं पर हो जाएगी। उसके बाद तीनों तरह की नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, बंगाल की खाड़ी की शाखा, आंतरिक अपवाह तंत्र और अरब सागरीय अपवाह तंत्र की शाखा की अधिकांश नदियाँ इससे निकलती हैं। पर्वत होने के कारण यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसको इंसेप्टिसोल कहा जाता है, और उसमें मक्का ज़्यादा होती है। ठीक है, आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। तो इसकी 2-5 ही तो विशेषताएं हैं यार, कोई ज़्यादा बड़ी विशेषताएं थोड़ी है कि भाई प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, महान भारतीय जलविभाजक रेखा का कार्य करती है, यानी कि
50 सेंटीमीटर इधर ज़्यादा होगी, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी, इधर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई 2800 मीटर होगी, 930 मीटर हो जाएगी। वर्तमान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएगी, नीज क्वार्टजाइट ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाएंगी और धातु के यहाँ पर ज़्यादा होंगे, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा सब यहाँ पर ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके पश्चात हिमालय पर्वतीय प्रदेश और अपने ये जो पश्चिमी घाट है इसके मध्य का भाग हो जाएगा। और फिर लाल मिट्टी पाई जाएगी, सर्वाधिक वन संपदा यहीं पर होगी, सर्वाधिक वन अभ्यारण्य यहीं पर होंगे और सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पर होगी। लाल मिट्टी होगी जिसमें क्या पाई जाएगी, कौन सी फसल होगी, मक्का की फसल होगी, गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। और फिर तीनों तरह की नदियाँ निकलती हैं यहाँ से और आदिवासियों की आश्रय स्थली हो जाएगी, यानी कि आदिवासी जनजातियाँ सर्वाधिक यहीं पर रहती हैं, जैसे मीणा हो गई, कतौड़ी हो गई, डामोर होगी, गरासिया हो गई। इन सब की बात अपन राजस्थान की जनजातियों में अच्छे से कर लेंगे। तो थोड़ी तो विशेषताएं हैं यार, ज़्यादा थोड़ी हैं, हो गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग, मान भारतीय जलविभाजक रेखा कार्य, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई, स्टार्टिंग में ऊंचाई 2800 मीटर, वर्तमान में 930 मीटर और सभी तरह की नदियाँ निकलती हैं यहाँ से। और यहाँ से ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट के मध्य हो गया और लाल मिट्टी हो गई, सर्वाधिक वन संपदा हो गई और तो कुछ विशेषताएं हैं भी नहीं इसकी। आदिवासियों की आश्रय स्थली, ये तो मतलब कि ज्योग्राफी को मैप से पढ़ो तो मैप से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। ज़्यादा बड़ी बात है नहीं अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो ये इसकी सभी विशेषताएं हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो, वरना कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी याद आपको ही करना है, मेरे को तो हो गया, तो आई होप आपको भी याद हो गया होगा। अपन कल क्या करेंगे, अरावली का वर्गीकरण करेंगे और उसका वर्गीकरण अलग अलग 3 भागों में किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उसको अपन अलग अलग करके देखेंगे। पहले उत्तरी अरावली पढ़ेंगे, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिण अरावली, ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे, तभी अपन को अरावली की चोटियाँ, पहाड़ियाँ तभी याद होंगी, वरना एक में पढ़ देंगे तो सपासट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और याद भी हो गई होगी जो भी विशेषताएं मैंने बताई हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।